हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एईसी सब्जेक्ट जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख। इसकी इकाई 1 रचनात्मक लेखन का स्वरूप, पार्ट 1 रचनात्मक लेखन अर्थ, महत्व और विविध रूप। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो रचनात्मक लेखन का मतलब होता है क्रिएटिव राइटिंग। मतलब एक लेखक की क्रिएटिवनेस कि वो किस तरीके से अपना वर्क लिखता है, जिससे कि उसकी जो बात है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो थॉट्स है, वो पढ़ने वाले के मन तक पहुंच पाए और पढ़ने वाला उनकी सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाए और उसके मन पे एक गहरा असर पड़े। तो अब स्टार्ट करते हैं रचनात्मक लेखन के विविध रूप। तो लोग अपने भावों, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कला के विभिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बताने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए अलग अलग माध्यमों का सहारा लेते हैं। माध्यम यानी मीडियम का सहारा लेते हैं, और साहित्य भी इनमें से एक माध्यम है। तो जो मनुष्य है, यानी कि जो इंसान है, वो समाज का ही एक हिस्सा है और इसी वजह से वो समाज से जुड़ा रहता है। तो समाज के अंदर जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं का उसके मन पर एक गहरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो साहित्य है वो मनुष्य की भावनाओं को साझा करने में मदद करता है। तो मनुष्य के जीवन में अगर कोई भी घटनाएं होती है तो वो उससे प्रभावित होता है और वह इन सारी घटनाओं को अपने दिमाग में समेटकर उनकी इमेजेस बनाता है, और फिर उसके बारे में अच्छे से सोचने के बाद वह उस चीज़ पे अपने थॉट्स प्रेजेंट करना चाहता है, और अपने थॉट्स को बताने के लिए वह साहित्य का सहारा लेता है। तो पहले के ज़माने में जब भाषा का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो इंसान था वो इशारों के थ्रू अपनी बात को बताता था। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान की क्षमता बढ़ने लगी, तो वह अलग अलग अब अपनी टैलेंट के इस्तेमाल करके, अपने टैलेंट के सहारे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाता था, अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाता था। साहित्य भी एक ऐसा माध्यम है जिससे एक इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को बता पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। और साहित्य के ज़रिए रचनाकार और पाठक के बीच एक बैलेंस बन पाता है, जो कि समाज में चेंजेस लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रचनात्मकता और रचनात्मक लेखन। तो साहित्य का मेन एम ही यही होता है कि जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना। रचनाकार की रचनात्मकता पर ये निर्भर करता है कि वह अपने भावों को, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को कितने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। और कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, फिल्म, नाटक, ये इन सभी माध्यमों के ज़रिए हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी भावनाएं। कलाकार अपने भावों और विचारों को पाठक तक पहुंचा सकता है, और एक रचनाकार कितने प्रभावशाली ढंग से, कितनी क्रिएटिवनेस के साथ पाठक तक ये पहुंचाता है, इस क्वालिटी को ही विद्वानों ने सृजनात्मकता कहा है। और रचनात्मकता का उद्देश्य होता है कि जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना। या तो एक इंसान सृजनात्मक तब हो सकता है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, यानी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर तब जब उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है रचनात्मक लेखन का महत्व। लिखना और पढ़ना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखन एक कला है जो कि हमें जन्मजात ही नहीं मिलती है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ये कला नहीं आती है, लेकिन हमें इसे सीखना पड़ता है।
कुछ विद्वानों ने माना है कि लिखना और पढ़ना दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक अच्छा पाठक ही लेखक के भाव को समझ पाता है कि वह क्या लिखना चाहता है, और वह अपनी और जो एक अच्छा रचनाकार होता है वह अपने भावों और विचारों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझाने के लिए लेखक को अपनी टैलेंट का सहारा लेना पड़ता है। लेखनी की कला बहुत ही विशेष गुण है जो कि सभी इंसानों के अंदर समान रूप से नहीं होती है। किसी के अंदर ये टैलेंट काफ़ी मिलता है, किसी के अंदर बिल्कुल ही नहीं होता है। अच्छे लेखक वह होते हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटी को अपनी रचनाओं में डालते हैं और समाज में चेंजेस लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं। ऐसे लेखक अपनी रचनाओं के अंदर समाज को कैसा होना चाहिए वो बताते हैं, जिससे कि समाज में एक अच्छा परिवर्तन आ सके। इस प्रकार हर लेखक की रचनाएं उसकी पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है, और यही उसके लेखनी की विशेषता है। यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी है वही एक लेखक को दूसरे लेखकों से अलग बनाती है। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। तो पहला है साहित्य। साहित्य कला एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जो कि साहित्य और कला से मिलकर बना है। साहित्य कला के अंदर कविता और गद्य दोनों ही रूप शामिल है। कविता दो तरह की होती है, एक होती है लंबी कविताएं, जैसे कि पुराने टाइम पे महाभारत जैसी लंबी कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे वर्तमान समय में इतनी लंबी कविताएं कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो आजकल छोटी कविताएं ही प्रचलन में है। छोटी कविताओं को ही ज़्यादा मान दिया जाता है। और एक पहले टाइम पे एक परंपरा चलती थी कि साहित्य को मौखिक रूप से बताया जाता था, मतलब बोल के अभिव्यक्त किया जाता था। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, अब लिखित में ही सारी चीज़ें होती है। तो हमें जो पुरानी परंपरा है, हमारी पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, उसको भी संभाल के रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पत्रकारिता एवं जनसंचार। पत्रकारिता और साहित्य दो अलग अलग प्रकार की लेखनी होती है। साहित्य लेखन में विचारों की गहराइयों को बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के अंदर एविडेंस और फैक्ट्स दर्शाए जाते हैं। पत्रकारिता के अंदर समाचार रिपोर्टिंग, विज्ञापन, फीचर और अलग अलग प्रकार की विशेष रिपोर्टिंग भी शामिल होती है। साहित्य और पत्रकारिता की दोनों के अंदर जो भाषा होती है वह काफ़ी अलग अलग होती है। साहित्य के अंदर सौंदर्य और व्यावसायिकता के साथ लिखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता में काफ़ी सरल भाषा का उपयोग होता है और पत्रकारिता के अंदर एविडेंस और फैक्ट्स दर्शाए जाते हैं। वहीं जो साहित्य लेखन है उसके अंदर विचार को प्रस्तुत किया जाता है। पत्रकारिता लेखन में लेखक को काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है, यानी अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि उसको अलग अलग जगह पे जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और वो एक टाइम लिमिट से भी बंधा रहता है कि उसको इस टाइम तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और पत्रकारिता के अंदर अब काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रहा है और इसको एक नई पहचान मिली है। तो इस तरीके से साहित्य और पत्रकारिता दोनों ही अलग अलग प्रकार की लेखनी है और दोनों के अंदर ही अलग अलग गुण है और दोनों ही अपने आप में अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन। विज्ञापन तो आप सभी जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विज्ञापन के माध्यम से हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसको ख़रीदने का निर्णय ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो क्या करते हैं कि जो विज्ञापनकर्ता होते हैं वो विज्ञापन के अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से विज्ञापन तैयार करते हैं और
इस तरीके से वो तैयार करते, इतना अट्रैक्टिव वो बनाते अपना विज्ञापन कि जो लोग हैं उसे पढ़ते ही वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें, और इससे उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी जल्दी से आगे बढ़ पाता है। विज्ञापन बहुत अलग-अलग विषयों पे हो सकता है और इसके अंदर हमेशा एक नयापन होना चाहिए। मतलब विज्ञापन के अंदर न्यू आइडियाज़ ही लेके आने चाहिए। अगर हम पुराना ही आइडिया फ़ॉलो करते रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और कोई भी हमारा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा। तो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही अपना एडवर्टाइज़मेंट तैयार करना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव कलर्स के साथ। और विज्ञापन के अंदर हमें पूरी लिस्ट मतलब डालनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। अगर आप इसे ख़रीदेंगे तो आपको क्या-क्या लाभ होंगे। तो ऐसी सारी अगर हम चीज़ें डालते हैं तो जो पढ़ने वाला होता है वो तुरंत हमारा प्रोडक्ट ख़रीद लेता है। तो विज्ञापन लेखक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना वो अच्छा बना पाता है और अपने थॉट्स को प्रस्तुत कर पाता है। अब नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन के विविध रूप। लिपि के इन्वेंशन से पहले साहित्य मौखिक रूप में किया जाता था, यानी ओरली लोग कन्वर्सेशन करते थे। वहीं लिपि के आने के बाद मानव अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को लिखित रूप से बताने लगा। पहला मौखिक और लिखित रूप। तो जब इंसान को भाषा और लिपि का ज्ञान हुआ तो वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं को लिखित रूप में बताने लगा और लिखाई की खोज के बाद वह अपनी भावनाओं को लिखित रूप में सुरक्षित करने लगा। और कुछ महान लोगों का ये मानना था कि वाक्य यानी स्पीच भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और भाषा और लिपि के बनने के बाद विचारों को और साझा करने के लिए साहित्य का भी निर्माण किया गया, साहित्य का भी जन्म हुआ। और साहित्य ने साहित्य की वजह से समाज में और ज़्यादा संवाद बढ़ने लगा और लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगे, अपने थॉट्स को बताने लगे, अभिव्यक्त करने लगे। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भाषा और साहित्य। साहित्य के माध्यम से लोग समाज की भावनाओं, विचारों और संस्कृति को समझते हैं। इसी वजह से साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। गद्य और पद रूप। तो शुरुआत में साहित्य के अंदर सिर्फ एक ही रूप हुआ करता था, पदात्मक यानी पोएटिक रूप। और लेकिन आज के टाइम पे जो साहित्य है उसके अंदर दोनों ही रूप शामिल है, गद्य और पद, यानी प्रोज़ और पोइट्री दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। गद्य के अंदर कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि होते हैं, वहीं पद के अंदर गीत, गज़ल, रुबाई ये सब होते हैं। अब है कथात्मक और कथेतर रूप। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि साहित्य में पहले से पद युग ही हुआ करता था, पद के तरीके से ही उसे दर्शाया जाता था। लेकिन गद्य युग के आगमन के साथ समाज में काफ़ी सारे चेंजेस हुए और गद्य ने ही हमें सिखाया कि कैसे विचारों को सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। गद्य के अलग-अलग रूप होते हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। और व्यंग भी इसी युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। व्यंग को दो तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता था, एक कथात्मक रूप और एक कथेतर रूप, यानी नरेटिव या नॉन नरेटिव रूप। और गद्य और पद दोनों ही समाज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, अपनी बातों को बताने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और इन दोनों ही रूपों ने साहित्य को एक स्ट्रेंथ प्रदान करी। अब नेक्स्ट टॉपिक है नाटक, पाठ्य और मंचीय। तो साहित्य ने हमें अनेक विधाओं का परिचय दिया। लंबे समय तक नाटक को काव्य ही समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे नाटक को एक अलग पहचान मिलने लगी। नाटक को सिर्फ एक कला ही नहीं माना जाता है, बल्कि ये रचनाकार की भावना है। रचनाकार अपनी भावनाओं को प्रमुख तरीके से बता पाता है, अभिनेताओं के माध्यम से, यानी जो एक्टर्स होते हैं उनके माध्यम से। नाटक और रंगमंच के बीच में क्या डिफ़रेंस है, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती आ रही है। और आज के टाइम पे साहित्य और रंगमंच के बीच की दूरी अब काफ़ी कम हो चुकी है।
रेडियो का जब आविष्कार हुआ तो उससे रंगमंच और नाटक दोनों का ही विकास हुआ। रेडियो के अंदर सिर्फ हम ध्वनि सुन सकते हैं, मतलब सिर्फ हम आवाज़ सुन सकते हैं, और रंगमंच के अंदर रंगमंच स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, और जो पाठ्य नाटक होता है वो बुक्स में लिखा जाता है, नाटक वो होता है। तो हर एक पाठ्य नाटक को रंगमंच पे लाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को, जो लिखी हुई चीज़ है उसको हम रियल में तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी नाटक का जो विषय है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे समाज के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि रंगमंच के ज़रिए उसे समाज के लोगों के बीच लाया जाए और समाज में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया जाए उसके ज़रिए। सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।